द वेरी फर्स्ट टर्म इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को Z, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर एटॉमिक नंबर. The number of unit positive charge present in an atom is known as atomic number of an element. It is denoted by Z. किसी भी एटम के अंदर कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, उसे बोला जाता है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हालांकि हमने ये भी कहा कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इसका मतलब जितने उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स. तो हम ये भी एक बार को कह सकते हैं दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल भी होता है एटॉमिक नंबर, या फिर हम उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी बोल सकते हैं. लेकिन जो ये सिचुएशन है ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होती. नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं सिर्फ और सिर्फ जब हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है. अभी जब आगे इसी चैप्टर में कैटायंस एंड आयंस के बारे में पढ़ेंगे, देन यू विल कम टू नो दैट व्हाई एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज टेकन एज द एटॉमिक नंबर एंड नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इन शॉर्ट, एटॉमिक नंबर इज टेकन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आफ्टर एटॉमिक नंबर वी हैव टू स्टडी अबाउट द मास नंबर. सम ऑफ number of protons and number of neutrons present in nucleus of its atom is known as mass number of element. mass number को हम atomic mass भी कह सकते हैं, क्योंकि atomic mass और mass number न्यूमेरिकली आपस में इक्वल होते हैं. their numerical values exactly same. लेकिन डिफरेंस क्या होता है? एटॉमिक मास के पास यूनिट्स होती हैं, जबकि मास नंबर इज जस्ट अ नंबर एंड इट डज नॉट हैव एनी यूनिट. मास नंबर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A एंड A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों का समेशन हमको क्या देता है? उस एटम का मास नंबर. Atomic number and mass number, these two terms are very important characteristics of a particular atom. These are some of the important points regarding an atom. एक एटम की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है. न्यूक्लियॉन्स. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस. एटम के एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है. एटम के मास नंबर को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द एटम. आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम. एक एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? यू हैव टू राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट. लेट्स से इफ इट इज X, and at the left hand side at the bottom you have to write its atomic number, and on the same side at the top you have to write the atomic mass. This is the standard representation of an atom. For example, if I talk about magnesium, तो magnesium का chemical symbol होता है Mg. Mg के left hand side में bottom में magnesium का atomic number होता है 12 and magnesium का मास नंबर होता है 24. हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसका सिंबल होता है H, उसका एटॉमिक नंबर है 1 एंड मास नंबर है 1. कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो उसका एटॉमिक सिंबल होता है Ca, जिसका एटॉमिक नंबर है 20 एंड एटॉमिक मास है 40. ऑक्सीजन का एटॉमिक सिंबल होता है 8 एंड उसका मास नंबर होता है 16. This is how you have to give the representation of a particular atom. Next we have to study about the electron distribution around the nucleus. हमने ये तो कह दिया कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में ट्रैवल करते हैं, रिवॉल्व करते हैं.
But actually how these electrons are arranged in the extra nuclear space, this is the important question. अगर हम एक एटम की बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग पिक्चर बनाए तो द पिक्चर इज समथिंग लाइक दिस. एट द सेंटर इट इज न्यूक्लियस, द फर्स्ट शेल अराउंड इट इज K, another shell around it is L, and another shell around it is M. This is first energy shell, this is second energy shell, and this is third energy shell. अब इन एनर्जी शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, फॉर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी शेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एनर्जी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इट इज़ डन बेस्ड ऑन सम ऑफ द रूल्स गिवन बाय बोहर एंड बरी. दिस इज़ नोन एज बोहर-बरी स्कीम. दो साइंटिस्ट नील बोर एंड बरी ने हमको कुछ रूल्स दिए थे, जिन रूल्स को हम ध्यान में रख के इलेक्ट्रॉन्स की इन शेल्स के अंदर फिलिंग या कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं. The very first rule, the maximum number of electron which can be present in a energy shell is given by 2n square. Here n is the number of energy shell. किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं ये डिपेंड करता है इस फॉर्मूले के ऊपर, दैट इज 2n स्क्वायर, जहाँ पर n का मतलब है एनर्जी शेल नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं K शेल की बात करती हूँ तो उसका n वैल्यू है 1. देन फॉर इट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन दिस शेल इज 2n स्क्वायर, दैट इज 2. At the place of n you have to place 1, you will get 2. That means in K shell, in this closest shell you can fill only 2 electrons at the maximum. Second, for L shell n value is 2. Solving 2n square for L, it will give you 8. That means in the second shell L you can maximally fill only 8 electrons. For M shell, that is for n is equals to 3, 2n square will give you 18. That means in the M shell you can fill maximally 18 electrons, not more than that. लेकिन ये जो numbers हैं they are theoretical numbers. एक्चुअल में अगर हम बात करें तो हम किसी भी शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स K शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिममली फिल कर सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड M में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं. 18 इज़ जस्ट अ थ्योरेटिकल नंबर. उसका रीज़न ये है कि अगर एक शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए तो सिमिलर चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग होने की वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन एक शेल के अंदर हो जाएगी कि हमारा एटम स्टेबल नहीं रहेगा. The order of energy of these shell is like this. That means as far we go from the nucleus, the energy of the shell increases. K is having lower energy than L shell, L is having lower energy than M shell, and M is having lower energy than N shell. That means as we move away from the nucleus, the energy of the shell keeps on increasing. That means electron in this shell will be at higher energy, at this shell will be at more higher energy, at this shell will be at more higher energy. So this is the order for the energy of these energy shells. These things would be more clear with few of the examples. Let's look over some of the representations. The very first example that I have taken is chlorine. Chlorine is a atom and its atomic number is 17. That means total it is having 17 protons and 17 electrons. क्लोरीन का सिंबल होता है Cl. अगर मैं इसका बोहर-बरी एटॉमिक डायग्राम बनाने लगूँ तो आई विल बी मेकिंग इट लाइक दिस. एट द सेंटर न्यूक्लियस जिसके अंदर 17 प्रोटॉन हैं एंड उसके बाहर K, L और M शेल्स, एनर्जी लेवल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे. तो लेट्स फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं 17 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करूं तो मैं K शेल से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करूंगी.
के शेल के अंदर मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकती हूँ, तो आई हैव फिल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स वाया यूजिंग दीज 2 डॉट्स. देन कमिंग टू एल शेल, after filling the 2 electrons in K shell, I am left with 15 electrons. Out of those 15 electrons, I can fill 8 electrons in L shell. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have filled 8 electrons in L shell. So after filling 2 in this, 8 in this, comma 8, that means 10 electrons we have already filled, and we have left with 7 electrons only. So these 7 electrons would be accommodated in the last one, that is M shell. Now the question arises that how the electronic configuration is written. It will be written like this, that in K shell 2 electrons are filled, in L shell 8 electrons are filled, and in M shell 7 electrons are filled. So for chlorine, the electronic configuration is 2, 8, 7. 2 plus 8, 10 plus 7, 17. So this is how the electrons are being filled in the energy shells. Let's take one more example. Sodium. Sodium के लिए जो symbol use किया जाता है, that is capital N and A. Atomic number of sodium is 11. That means total number of electrons in sodium atom is 11. We have to fill these 11 electrons. So again the same atomic model I have made. In K shell I will be filling 2 electrons. In L shell 8 electrons. After filling 2 in this, 8 in this, 10 I have filled. I am left with 1 electron only. Then it will be filled in M shell. So electronic configuration for sodium will be 2, 8, 1. This is how we write the electronic configuration, or this is how we represent few atoms. More I can show you. You can look over here the complete table which is showing you the complete electronic configuration representation. For example, calcium. Calcium का atomic number होता है 20. Symbol है Ca. यानी कितने electrons fill करने हैं हमें? 20. So the configuration will be, suppose this is K shell, this is L shell, this is M, and this is N. 2, 8, 8, 2. क्योंकि आप मैक्सिमम किसी भी शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, एंड के शेल में तो सिर्फ 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो. सिमिलरली फॉर पोटेशियम इट वुड बी 2, 8, 1. फॉर आर्गन इट विल बी 2, 8, 8, एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक शेल्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, या हमें कैसे पता लगेगा कि किस एटम का एटॉमिक नंबर ये है. सो फॉर दिस यू हैव टू लर्न द एटॉमिक नंबर्स अप टिल 20. आपको स्टार्टिंग के 20 एटॉमिक नंबर्स लर्न करने पड़ेंगे कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द कंप्लीट टेबल. नंबर 1 इज हाइड्रोजन. Atomic number 2 helium, 3 lithium, 4 beryllium, 5 boron, 6 carbon, 7 nitrogen, 8 oxygen, 9 fluorine, 10 neon, 11 sodium, 12 magnesium, 13 aluminium, 14 silicon, and 15 to 20 I have already shown you in the last clip. The thing that you have to study is the valency of elements. If you remember, in atoms and molecules also we study about the valency, but I said that we will be explaining it completely in the next chapter. So it's time for the valency of an element. Valency की अगर मैं definition बताऊँ, then it is the combining capacity of an atom with other atoms to complete 8 electrons in their outermost shell or 2 electrons in their outermost shell in some cases. किसी भी element की valency वो नंबर है, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है जो एक एटम अचीव करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए, या कुछ केसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए. हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एटम फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करता है उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट. अभी एग्जाम्पल के थ्रू इट विल बी मच क्लियरर टू यू. द कॉमन वैलेंसी ऑफ एन एटम कैन बी ओनली 1, 2, 3 and 4.
सिर्फ कॉमन ये वैलेंसीज हो सकती हैं, वैलेंसी कैन नेवर बी मोर देन 4. वाई दिस इज सो, यू विल जस्ट कम टू नो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट सोडियम एटम. सोडियम एटम का सिंबल है Na. इसका एटॉमिक नंबर है 11. दैट मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम विल बी हैविंग? 11 electrons. What will be the electronic configuration? In K shell 2 electrons will be there, in L shell 8 electrons will be there, and in M shell only 1 electron will be there. तो अब कोई भी एटम इस यूनिवर्स में स्टेबल सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब उसका आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड हो. कहने का मतलब ये जो M शेल है ये आउटर मोस्ट शेल है इस सोडियम एटम का, यानी सबसे बाहर ये शेल है. ये M शेल फुली फिल्ड कब होगा? जब इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएं. तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए सोडियम क्या करे? सोडियम के पास दो रास्ते हैं. या तो वो इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, किसी और को दे दे, ताकि आउटर मोस्ट शेल फिर ये बन जाए, तो ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. या सोडियम क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर ले और वो इस शेल में आ जाएंगे, देन इट विल बिकम M8. तो ये दो रास्ते हैं सोडियम के पास. अब आप खुद सोचिए, वेदर इट इज ईजियर टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन और ईजियर टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स. डेफिनेटली सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू गेन द स्टेबिलिटी. तो Na के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और कॉन्फ़िगरेशन थी 2,8,1, जो कि कम स्टेबल थी क्योंकि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. सोडियम ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट मीन्स इट हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. एंड इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए. KLM 2,8 जो पहले M शेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो अब जा चुका है, यानी वो 0 बन गया. तो ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8, क्योंकि इसका आउटर शेल अब L बन गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ज़्यादा स्टेबल है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये Na के ऊपर पॉजिटिव साइन कहाँ से आ गया? Na इस केस में सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था. रीजन बीइंग, इस सोडियम एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और न्यूक्लियस के अंदर 11 ही प्रोटॉन्स थे. तो इसीलिए जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. लेकिन जैसे ही इस सोडियम ने स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? सिर्फ 10. लेकिन प्रोटॉन्स तो इसके पास अभी भी 11 है. इसका मतलब 10, इसके पास -10 है और इसके पास +11 है. दैट मीन्स व्हाट विल बी द आंसर? +1. दैट मीन्स जो एक एक्स्ट्रा +1 यूनिट चार्ज है वो हमें इस एटम के ऊपर दिखाई दे रहा है. So this Na plus is representing that sodium has lost 1 electron and now it is living with 1 extra positive charge in its nucleus. Is this thing clear? Similarly, this is something very important note. Every atom with incomplete outermost shell try to complete their outermost shell with electrons by gaining or losing electron. पूरे यूनिवर्स में जो भी कोई एटम है जिसकी आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है, वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके. व्हेन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन दे बिकम चार्ज्ड एंड फॉर्म आयंस. जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज अपीयर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर जैसे ही अनइक्वल हो जाएगा वैसे ही जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा और उसके ऊपर चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा. 2 टाइप के आयन्स हमारे पास होते हैं. वन इज पॉजिटिव आयन एंड अनदर इज नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयन बोला जाता है कैटायंस को. नेगेटिव आयन्स होते हैं एनायंस. दीज आर एनायन इज अनदर नेम फॉर नेगेटिव आयन. मतलब जिन एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उनको हम एनायंस कहेंगे एंड जिन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उनको हम कैटायंस कहेंगे. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कैटायंस. कैटायंस दे आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो कैटायन बनाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है.
क्योंकि जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया इसका मतलब उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर अपीयर होता है। जितने इलेक्ट्रॉन जो एटम लूज करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने भी पीछे सोडियम की बात की थी, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो उसके ऊपर चार्ज आया +1। मैं अगर मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होगा 2,8,2। तो मैग्नीशियम के पास दो रास्ते हैं, वो या तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले स्टेबिलिटी पाने के लिए, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा बिकॉज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इज मच ईजियर देन गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लूज आउट हो जाएंगे तो मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन रह गए 10 और प्रोटॉन रह गए 12 ही। तो यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज अपीयर हुआ दैट इज +2। दिस इज द रीजन कि क्यों एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं बोला जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शेयर्ड, electrons can be lost, electrons can be gained. That's why we always take number of protons as the perimeter for atomic number, क्योंकि protons को ना तो lose out किया जा सकता है ना gain किया जा सकता है। Now let's talk about anions. Anions वो atoms हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई 2,6। ऑक्सीजन के पास 2 तरीके हैं, या तो वो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना ले। तो व्हाट इज मच ईजियर फॉर ऑक्सीजन? टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन रहे 8। तो यानी 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा अपीयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए हैं तो इट विल बी हैविंग -2 चार्ज। सिमिलरली फॉर नाइट्रोजन इट्स एटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। टू कंप्लीट इट्स outermost shell either it lose out 5 electrons or it gains 3 electrons. So definitely it will gain 3 electron, and after gaining 3 electron 3 minus charge will come over here. So this is how the cations and anions will get formed. This is something very important. जब एक एटमिक आयन में चेंज होता है either by gaining or losing electron, then हमेशा उसमें प्रोटॉन्स का नंबर सेम रहता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर हमेशा सेम रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है। एट लास्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 1, लेकिन हाइड्रोजन 3 अलग अलग एटॉमिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज विद मास नंबर 1, विद मास नंबर 2 एंड विद मास नंबर 3। मास नंबर 1 को बोला जाता है प्रोटियम, मास नंबर 2 को बोला जाता है ड्यूटेरियम एंड मास नंबर 3 को बोला जाता है ट्रीटियम। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन वो 2 मास नंबर्स में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। इसका मतलब इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन इन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम चेंज हुआ और मास नंबर भी चेंज हो गया। लेकिन इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं, वो कभी नहीं चेंज हो सकते। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं आइसोटॉप्स में। दिस डिफरेंस इन मास नंबर अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, क्योंकि इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, एंड दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो अगर 2 एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमेशा सेम होंगी।
आइसोबार्स की अगर मैं बात करूं तो दीज आर द एटम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बहुत सारे एटम्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, यानी वो बिल्कुल अलग अलग एटम्स हैं लेकिन उनका मास नंबर जो है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, लेकिन दोनों के मास नंबर्स इक्वल हैं। आइसोबार्स की मैं बात करूं, जब इनका एटॉमिक नंबर अलग है तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। एंड आइसोबार्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों का डिफरेंट नंबर प्रेजेंट होता है, जबकि आइसोटॉप्स में हमने क्या देखा था, इनमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। So this is the last topic of our chapter and we come to the end of this chapter. Please watch this video again and again and clear up your doubts.